नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पृथ्वी की गतियों तथा अक्षांश एवं देशांतर से रिलेटेड टॉप 26 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, विद एक्सप्लेनेशन में आपको ये टॉप 26 क्वेश्चन कराऊंगा। इनके करने के बाद में आपका ये टॉपिक पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा और आपके आने वाले एग्जाम्स में सभी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, वो सभी सही हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। विषु को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, ये तिथियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए 21 जून और 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 जून और 21 मार्च, ऑप्शन सी 21 जून और 23 सितंबर, ऑप्शन डी 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 21 मार्च और 23 सितंबर। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर वो दिन है जब विषुव यानी कि विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 21 मार्च और ये है 23 सितंबर। यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी है वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण भूमध्य रेखा पर दिन और रात की जो लंबाई है वो बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? दोस्तों, अभी मैंने बताया था, तो आपके ऑप्शन है कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी भूमध्य रेखा पर, डी ध्रुवों पर। तो इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा पर। वर्ष भर रात और दिन भूमध्य रेखा पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? ऑप्शन ए मौसम, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी पृथ्वी का झुकाव कोण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पृथ्वी का झुकाव कोण। दोस्तों, ये जो पृथ्वी है हमारी, ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इनकी ऊपर आपको दिखाई देगा नॉर्थ पोल, नीचे दिखाई देगा आपको साउथ पोल। लेकिन हमारी पृथ्वी सीधी नहीं है, सीधी ना होकर के ऐसे तिरछी है। यानी कि ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। तो ये जो इस पृथ्वी का जो ये अक्ष है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अक्ष। तो इस पृथ्वी के अक्ष और जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में से जो एक्स है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो होता है 23.5 डिग्री। और इसी झुकाव के कारण हमारे जो पृथ्वी है वहाँ पर ऋतुएं बनती है। यानी कि जो देखते हैं हम सर्दी, गर्मी, शरद, बसंत, ये सब जो ऋतुएं होती है वो पृथ्वी के झुकाव के कारण होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष से झुकाव कोण कितना है? तो दोस्तों बताइए। ऑप्शन ए है 66.5 डिग्री, ऑप्शन बी 62.5 डिग्री, ऑप्शन सी 26.5 डिग्री, या ऑप्शन डी 23.5 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है 23.5 डिग्री। दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी कि जो ये हमारी पृथ्वी है ये काल्पनिक अक्ष है, और ये हमारा नॉर्थ पोल, और ये जो नीचे वाला है वो है साउथ पोल। ये जो एंगल है ये 23.5 डिग्री, ये अक्ष के साथ है दोस्तों, अक्ष के साथ पूछा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पृथ्वी है उसके समतल के, तो ये होता है समतल। तो ये 23.5 डिग्री है, तो ये जो एंगल है यहाँ वाला ये हो जाएगा 62.5 डिग्री। अगर समतल के साथ पूछे तो 62.5 डिग्री, और अक्ष के साथ पूछे तो 23.5 डिग्री। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि का होता है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 मार्च, या ऑप्शन डी 23 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। दोस्तों 22 दिसंबर देखिए, 22 दिसंबर ये होती है, यहाँ पे है 22। उस समय जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जो दिन है, दिन की लंबाई छोटी होगी। लेकिन वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा
दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च या फिर 23 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है 21 जून को। देखिए दोस्तों, 21 जून, यहाँ पे देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। अभी मैंने बताया था आपको 22 दिसंबर को तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, लेकिन 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध। लेकिन इसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा, यानी कि 22 दिसंबर को तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा। तो अगर क्वेश्चन आए कि उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अपसोर, ऑप्शन बी उपसोर, ऑप्शन सी अपभू और ऑप्शन डी उपभू। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी उपसोर। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी को उपसोर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को किस नाम से जाना जाता है? वही ऑप्शन है अपसोर, उपसोर, अपभू या उपभू। तो इसका सही उत्तर है अपसोर। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को अपसोर के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, आप देखिए, ये जो हमारा सूर्य है यहाँ पे और ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। अब देखिए, जब पृथ्वी यहाँ पर रहती है तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो न्यूनतम रहती है। कितनी रहती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो इसको कहा जाता है उपसौर की अवस्था और ये होती है 3 जनवरी को। आपको याद रखना है कि जो उपसौर की अवस्था है 3 जनवरी को रहती है। और उपसौर क्या रहती है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी रहती है तो उसको उपसौर कहा जाता है। वहीं आप देखिए दोस्तों, जब पृथ्वी घूमकर यहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है तो जो पृथ्वी और सूर्य है उसके बीच की जो दूरी है वो अधिकतम रहती है कितनी? 15.2 करोड़ किलोमीटर और इसको कहा जाता है अपसोर। ये जो स्थिति है ये होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। तो आपको याद रखना है अपसोर की जो स्थिति है वो 4 जुलाई को होती है और जो उपसोर की स्थिति है वो 3 जनवरी को होती है। अपसोर आप याद रख सकते हैं, अप का मतलब ऊपर, यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होगी तो उसको अपसोर कहा जाएगा और जब न्यूनतम दूरी होगी उसको उपसोर कहा जाएगा। अब दोस्तों, दो और चीज़ें, एक है अपभू और एक उपभू। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में बात की जाती है तब हम उपभू और अपभू यूज करते हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अगर अधिकतम दूरी होती है तो उसको अपभू के नाम से जाना जाता है और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपभू के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? ऑप्शन ए है 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 23 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है बी 21 जून। देखिए दोस्तों, जो 21 जून है उसको उत्तर अयनांत कहते हैं और ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो अधिक पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है? गर्मी रहती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है और ग्रीष्म ऋतु आने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनांत। तो उत्तर अयनांत और ग्रीष्म अयनांत एक ही होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, जो सूर्य है, सूर्य का उत्तरायण होने लगता है, यानी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला जाता है, जिसके कारण जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें ग्रीष्म ऋतु आती है। तो आपको याद रखना है कि जो 21 जून है, 21 जून की क्या होती है? ग्रीष्म अयनांत या फिर उत्तर अयनांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या ध्रुवों पर? तो इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा पर। दोस्तों, जो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये जो 0 डिग्री है यानी ये भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पर जो सूर्य है हमारा, ये सूर्य की जो रोशनी है वो लगातार पड़ती रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो तापांतर का मतलब होता है कि ताप में अंतर। तापांतर का मतलब ताप में अंतर। तो जब लगातार भूमध्य रेखा पर ताप पड़ता रहता है तो जो तापांतर होता है वो सबसे न्यूनतम कहाँ पर होगा? भूमध्य रेखा पर ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 0 डिग्री अक्षांश तथा
जीरो डिग्री देशांतर रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, ये जीरो डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा है, और ये जीरो डिग्री देशांतर है, यानी कि क्या है? देशांतर। इसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु यानी ये एक दूसरे को कहाँ पर काटती है। तो आप ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर है अटलांटिक महासागर। देखिए दोस्तों, इस मैप के अंदर देखिए, ये हमारी जो सीधी वाली रेखा है ये है जीरो डिग्री देशांतर, और ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं वो है अक्षांश रेखाएं। ये देशांतर रेखा और ये अक्षांश रेखा, ये जो है हमारी जीरो डिग्री, ये है भूमध्य रेखा। यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ यहाँ पर काट रही है, और ये जो काट रही है ये जो स्थान है, एक मिनट दोस्तों, ये जो स्थान है, ये जो स्थान है यहाँ पर, यह है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में काटती है। वहीं आप देखिए, ये जो जीरो डिग्री देशांतर है वो, और जो मकर रेखा है वो आपस में कहाँ काटती है? वो भी अटलांटिक महासागर में काटती है। लेकिन आप उसको देखिए, कर्क रेखा को देखिए, कर्क रेखा को कहाँ काटती है? ये महाद्वीप में काटती है, अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यामोत्तर पर दिखाई देती है? आपके ऑप्शन ए हैं 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ऑप्शन बी हैं 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम, ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, और ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा जो सबसे पूर्वी इलाका है, कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में। और ये सबसे पश्चिमी इलाका है जो कि गुजरात में, यानी कि ये सबसे हमारा पश्चिमी इलाका है भारत का, और सबसे पूर्वी इलाका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, जो कि किबिथु के अंदर। यहाँ पे है 97 डिग्री 25 मिनट। दोस्तों, यहाँ पर जो सूर्य है वो सबसे पहले आपको नजर आएगा, यानी कि गुजरात से पहले आपको यहाँ पर नजर आता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात, इसके जो अक्षांश हैं उनमें अगर आप डिफरेंस देखोगे तो लगभग 29 डिग्री 18 मिनट, यानी कि लगभग 30 डिग्री का आपको अंतर मिलेगा। तो 30 डिग्री का अंतर मिलता है, तो यानी कि कितने घंटे बाद में दिखाई देगा गुजरात? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 360 डिग्री में घूमने में पृथ्वी को लगता है 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे लगते हैं। तो 1 घंटा घूमने में कितना लग जाएगा? 360 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे, तो 24 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? डिवाइड करते हैं, 6 से कट जाएगा, 6 चौका 24 और 6 चंगा 36, ये 60 आ गया। और यहाँ से 4 से 60 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। तो 30 डिग्री कितने में घूम जाएगी? 2 घंटे में। तो इसका मतलब है कि जो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य दिखाई देगा उसके 2 घंटे बाद में हमें गुजरात में दिखाई देगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, और ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए दोस्तों, आप ये मैप देखिए, इस मैप के अंदर जो ये रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 30,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर, 50,075 किलोमीटर या फिर 60,075 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 40,075 किलोमीटर। भारत की जो भूमध्य रेखा है यानी ये 0 डिग्री रेखा, इस 0 डिग्री रेखा की लंबाई है 40,075 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है?
सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए कि जलडमरू मध्य क्या होता है। जलडमरू मध्य का मतलब होता है कि दो महाद्वीपीय जो इलाके होते हैं उनको तो ये अलग करता है, लेकिन दो बड़ी वाटर बॉडीज यानी दो जो पानी के बड़े इलाके होते हैं उनको आपस में जोड़ता है। दो महाद्वीपों को अलग करता है और दो पानी की जो जलराशियां हैं उनको जोड़ता है, उसी को कहते हैं जलडमरू मध्य। और इंग्लिश में कहते हैं इसको स्ट्रेट, स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, अब आपके ऑप्शन है मलक्का जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी, सॉरी दोस्तों ये ऑप्शन ए और बी सेम हो गए, तो आप ऑप्शन ए है मलक्का जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी है शुंडा जलडमरू मध्य और ऑप्शन डी है बेरिंग जलडमरू मध्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बेरिंग जलडमरू मध्य। देखिए दोस्तों ये जो डेट लाइन है, ये देखिए ये वाला जो इलाका है और ये वाला जो इलाका है इन दोनों को अलग, और ये जो वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी को जो ये यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है जलडमरू मध्य, इसी को कहा जाता है बेरिंग जलडमरू मध्य। और ये किसको अलग करता है, ये देखिए ये जो पार्ट है अलास्का वाला पार्ट है अमेरिका का, उसको अलग कर रहा है, और ये रसिया का पार्ट है, इन दोनों को अलग करता है। और ये यहाँ पे देखिए आर्कटिक महासागर है और यहाँ पे ये प्रशांत महासागर है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ता है बेरिंग जलडमरू मध्य, और यहीं से ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा, 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या 24 घंटे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 6 घंटे। देखिए दोस्तों एक सेकंड दोस्तों, हाँ अब देखिए ये 360 डिग्री और 360 डिग्री में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि 1 घंटे में कितना लग जाएगा, 360 को डिवाइड कर दो 24 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री चाहिए। तो 60 के लिए 90 डिग्री के लिए कितना, 90 डिग्री के लिए 6 घंटे हो जाएंगे, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ जाएगा, तो 90 डिग्री के लिए 6 घंटे का समय लगेगा। यानी कि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री अगर देशांतर का अंतर हो तो उनके मध्य कितने घंटे का अंतर हो जाएगा, 6 घंटे का अंतर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतरों के मध्य कितनी दूरी होती है। ऑप्शन ए 117.32 किलोमीटर, ऑप्शन बी 114.32 किलोमीटर, ऑप्शन सी 111.32 किलोमीटर, ऑप्शन डी 127.32 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 111.32 किलोमीटर। दोस्तों ये जो हमारी भूमध्य रेखा है यहाँ पर 0 डिग्री, इसके साथ यहाँ पर जो ये अक्षांश है यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 1 डिग्री के अंतराल पर, जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद में 1 डिग्री, तो इस 0 डिग्री और 1 डिग्री के अंतराल पर ये जो देशांतर है इनके मध्य जो ये दूरी है वो कितनी होती है, आपको याद रखना है 111.32 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। ऑप्शन 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, या फिर 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, उसको क्या कहा जाता है, अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, ये जो यहाँ पे 30 डिग्री से जो 35 डिग्री जो वाला उस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। और ये कैसा क्षेत्र है, उच्च दाब यानी हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है। 30 डिग्री से 35 डिग्री याद रखना है, उसको अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, बी यूरोप, सी अफ्रीका या फिर डी एशिया। तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका। दोस्तों कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा ये तीनों रेखाएं एकमात्र जो महाद्वीप हैं वो है अफ्रीका, वहाँ से ये तीनों गुजरती।
यहाँ पे ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये जो 0 डिग्री है ये भूमध्य रेखा, यहाँ पे ऊपर है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री साउथ वाली जो रेखा है वो मकर रेखा है, ये गुजरती है यहाँ से, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों गुजरती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 361, ऑप्शन बी 179, ऑप्शन सी 181 और ऑप्शन डी 91। तो इसका सही उत्तर है सी 181। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी रेखा है 0 डिग्री, यानी कि इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, तो इसके जो ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, तो 90 डिग्री 90 अक्षांश तो ऊपर होते हैं और 90 अक्षांश नीचे होते हैं। तो 90 और 90 180 और एक ये भूमध्य रेखा, इनको जोड़ेंगे तो 181 हो जाएगी, यानी कि टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 181। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा मानक समय है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 62 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का स्टैंडर्ड समय माना गया है। ये जो रेखा है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि अब क्या है प्रयागराज, वहाँ से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट को माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों, आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, मित्र पर गमछा झाड़, यहाँ देखिए, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रे से हो जाएगा त्रिपुरा, पै से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रे से हो जाएगा राजस्थान, गे से हो जाएगा गुजरात, और गे से गुजरात, छः से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झाड़ से हो जाएगा झारखंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोल्ड्रम अक्षांश कौन से हैं? ऑप्शन ए 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ऑप्शन बी 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ऑप्शन सी 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, या ऑप्शन डी 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो इसका सही उत्तर है 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको भूमध्य रेखा के पास में, ये 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर इसको कहा जाता है डोल्ड्रम, यानी कि ये शांत पेटी है, ये शांत पेटी है। दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसका नाम है कोरियोलिस बल, और ये जो कोरियोलिस बल है इसका मान ये जो भूमध्य रेखा है इसके पास में, यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर जो कोरियोलिस बल है उसका मान 0 रहता है, जिसके कारण जो हवाएं हैं उनका जो मूवमेंट रहता है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, एक शांत पेटी बन जाती है जिसको डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, इस जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है डोल्ड्रम। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? दोस्तों, कर्क रेखा के बारे में बताते हैं, इनमें से किस देश से नहीं गुजरती? ऑप्शन ए मेक्सिको, बी भारत, सी लीबिया, डी बोत्सवाना। तो इसका सही उत्तर है डी बोत्सवाना, यानी कि कर्क रेखा बोत्सवाना देश से नहीं गुजरती। तो दोस्तों, अब जो कर्क रेखा से गुजरने वाले जो देश हैं उनको आप एक मेमोरी ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये जो देश हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आप ऐसे याद नहीं रख पाएंगे। तो एक मेमोरी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जिसकी सहायता से आप याद रख सकते हैं। तो मेमोरी ट्रिक है, भारत में
मैं भारत से अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गया था, तो बताओ चाची बाग में मोर कैसे संभालती होगी। ये एक ट्रिक है जिसको आपको याद कर लेना है। अब इस ट्रिक में जो बोल्ड वाले जो शब्द हैं उन शब्दों से हमारी ट्रिक बनेगी। यानी कि ये टोटल 18 देश हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो देखो, मे से बन जाएगा मैक्सिको, भारत से भारत बन जाएगा, अल्जीरिया से अल्जीरिया बन जाएगा, मामा के अंदर माँ से बन जाएगा माली, और दूसरे माँ से बन जाएगा मारितानिया। इसके बाद में साथ साथ से बन जाएगा सऊदी अरब। फिर इसके बाद में इनाम, इनाम के अंदर ई से इजिप्ट यानी कि मिस्र, इजिप्ट को ही क्या बोलते हैं, मिस्र बोलते हैं। फिर ना से बन जाएगा नाइजर, मै से बन जाएगा म्यांमार, लेने से बन जाएगा लीबिया, यूएई से बन जाएगा यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। फिर बन जाएगा बताओ के अंदर बैस से बहामास, ता से ताइवान, और ओ से ओमान। इसके बाद में जो चाची है, चाची के अंदर चा से चाड़, ची से चीन, और बाग से बांग्लादेश, और मोर से क्या बन जाएगा, मोरक्को। तो दोस्तों ये 18 देश हैं जिनको आप इस मेमोरी ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा देश है जिससे कर्क रेखा या मकर रेखा या भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। तो कैसे आपको याद रखना है कर्क रेखा की ये ट्रिक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मकर रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए मोजाम्बिक, बी भारत, सी अर्जेंटीना, या फिर डी मेडागास्कर। तो इसका सही उत्तर है बी भारत, यानी मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती। तो मकर रेखा के जो देश हैं उनको याद करने की मेमोरी ट्रिक भी हम देख लेते हैं एक बार। ट्रिक है हमारी, मैम केप लगाकर एनवीएस में बीपी नापती है। तो ये जो इंग्लिश वाले वर्ड हैं इससे हमारी ट्रिक बनेगी। तो मैम के अंदर एम से बनेगा मोजाम्बिक, ए से बन जाएगा अर्जेंटीना, फिर दूसरे एम से बन जाएगा मेडागास्कर। तो ये है मेम। फिर केप के अंदर देखिए सी से बन जाएगा चिली, ए से बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और पी से कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे। तो आपको याद रखना है पी से कुछ नहीं बनेगा। फिर एन से बन जाएगा नामीबिया एनवीएस के अंदर, वी से बोत्सवाना, एस से साउथ अफ्रीका, फिर बीपी से बी के अंदर बी से ब्राज़ील, और पी से पराग्वे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 देशों से होकर क्या गुजरती है, मकर रेखा। कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजर रही थी, और ये 10 देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए मालदीव, बी इंडोनेशिया, सी इक्वाडोर, और डी साउथ अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है साउथ अफ्रीका, यानी कि भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती है, साउथ अफ्रीका से होकर नहीं गुजरती। चलिए दोस्तों इसकी भी ट्रिक्स देख लेते हैं एक बार। इसमें हम कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप के देश, यानी एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देश है जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसकी ट्रिक है माई किताब। माई किताब का मतलब माँ से बन जाएगा मालदीव, ई से बन जाएगा इंडोनेशिया, और किताब से किरीबाती। तो ये 3 देश आपको याद रखने हैं, एशिया के अंदर हैं जहाँ से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अगर अफ्रीका महाद्वीप के देशों की बात करें तो ट्रिक हमारी, सोनाली के टोमी को बेग में युगांडा ले जाओ। सोनाली से सोमालिया बन जाएगा, के से बन जाएगा केन्या, टोमी के अंदर टोमी से बन जाएगा साओ टोम एंड प्रिंसेप, ये एक देश है साओ टोम एंड प्रिंसेप। इसके बाद में देखिए आप, को से बन जाएगा कांगो, और एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये 2 अलग अलग देश है, एक कांगो है और एक डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। फिर बेग से बन जाएगा गेबोन, बेग से आपको याद रखना है गेबोन, और युगांडा से आपको याद रखना है युगांडा। तो ये थे एशिया और अफ्रीका की। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका के भी 3 देश हैं जहाँ से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। आपको याद रखना है ट्रिक BCE, जैसे बिफोर कॉमन इरा जिसको हम बोलते हैं ईसा पूर्व। तो BCE को याद रखना है। तो बी से हो जाएगा ब्राज़ील, सी से हो जाएगा कोलंबिया, और ई से हो जाएगा इक्वाडोर। तो ये भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश थे, उनकी हमने मेमोरी ट्रिक देख ली जिसकी सहायता से आप याद रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थे टॉप 26 क्वेश्चंस जिनकी सहायता से आप इस टॉपिक को याद रख सकते हैं, पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं,
जो कि मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको करा दिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना, और इस चैनल को आप स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं लेकर आता रहता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।